सही है। तो अब आ जाते हैं आगे। अब मेरे पास S7 1200 PLC यूज हो रहा है, ठीक है। मेरे पास इसका आर्टिकल नंबर अगर मैं आपको दिखा सकूं, अच्छा इस पे आर्टिकल नंबर ना साइड पर होता है, इसकी राइट साइड पे, तो वो अभी शो नहीं होगा क्योंकि वो पीछे गया हुआ है। तो पीएलसी का आर्टिकल नंबर और सीपीयू नंबर आपको इस तरह से पता चलेगा, जो कि उसके राइट साइड पे लिखा हुआ होगा। तो अब मैं टीआईए पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, मुझे तो पता है, मैं वहां से आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास टीआईए पोर्टल का वर्जन 14 है। वर्जन 14 सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने उनको लैपटॉप में इंस्टॉल करके भी देते हैं, प्रोग्राम कर सकें। तो ज़ाहिर फ्री कोर्स में मैं हर चीज़ तो वर्कशॉप में प्रोवाइड कर सकूंगा, पर अगर आप पेड वर्कशॉप या कोर्सेज में आते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसमें जरूर आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, सीमस वर्कशॉप। तो ये इंटरफेस है इसका टीआईए पोर्टल का। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर मुझे बता रहा है कि स्टेप 7 प्रोफेशनल मेरे पास इंस्टॉल्ड है और WinCC बेसिक इंस्टॉल्ड है। WinCC इसका बेसिकली HMI का सॉफ्टवेयर है और स्टेप 7 प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के पास मेरे पास सारी आ रही है। मेरे पास PLC सिम भी इंस्टॉल है, जो सिमेटिक मैनेजर का 300 का। मेरे पास स्टेप 7 प्रोफेशनल टीआईए पोर्टल का इंस्टॉल है और उसका PLC सिम भी। PLC सिम होता है कि अगर हमारे पास PLC नहीं है, फिजिकल PLC, तो मैं PLC सिम यूज करके इसको सिमुलेट और प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो टीआईए पोर्टल की अच्छी बात यह है सॉफ्टवेयर की कि इसके अंदर आपके पास अगर घर पे पीएलसी नहीं है, तो आपके पास अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये तीनों WinCC, तो आप सीमेंस की पूरी प्रोग्राम इस पे सीख सकते हैं। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्टर कौन है। अगर मैं इंस्ट्रक्टर हूं तो आप और जल्दी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर आप पूरी पीएलसी की प्रोग्रामिंग, HMI की एडवांस प्रोग्रामिंग, PID के लूप्स, एनालॉग प्रोग्रामिंग, PLC टू PLC कम्युनिकेशन, सब इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तरीका, अगर आपके पास वर्जन 13 है तो उसके ऊपर विंडोज हो सकता है सिमुलेशन के अंदर S7 1200 सिमुलेशन पे प्रॉब्लम करे, तो वर्जन 14 के अंदर 1200 और 1500 PLC की दोनों की सिमुलेशन हो जाती है। वर्जन 13 के अंदर प्रॉब्लम है तो सिर्फ 1500 की सिमुलेशन होती है। ऑनलाइन डायग्नोस्टिक है कि मेरे पास अगर PLC प्रोग्राम अभी मैं ओपन नहीं कर रहा कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूं और प्रोग्रामिंग शुरू करूं, मैं पहले ऑनलाइन डायग्नोस्टिक के अंदर जाके देख सकता हूं कि मेरे पास आया कि डिवाइस ऑनलाइन आ रही है या नहीं आ रही। भाई साहब एक चीज पूछनी थी जी जी पूछें। कि जो PCS7 है उसमें हमारे पास इश्यूज ये होते हैं कि उसके लिए विंडोज 7 ही सूटेबल है, मतलब ये कि विंडोज 10 हो जी गया या इसमें हमारे पास नहीं हो पाता। तो टिया में भी सही ऐसे है। इश्यूज हैं या फिर टिया में कोई, मतलब हम किसी भी विंडोज पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो विंडोज देखो 10 टीआईए नॉर्मली में इंडस्ट्री नहीं में है भी सच। अवेलेबल है। विंडोज 10 में और विंडोज 7 पे, मैं विंडोज 10 पे भी इस्तेमाल करता हूँ, अभी तो मैं विंडोज 7 पे यूज कर रहा हूँ। विंडोज 10 भी मेरे पास लैपटॉप में है, तो उस पर भी चल जाता है, पीएलसी प्रोग्राम हो जाते हैं। मसला आता है सिर्फ सिमुलेशन के अंदर अगर पीएलसी सिम पे। इंडस्ट्री में तो जाहिर हम लोग पीएलसी सिम नहीं यूज करते, लेकिन स्टूडेंट्स के पर्पज के लिए या कोई चीज सिमुलेट करनी हो जब हम लोग कर रहे होते हैं, पर एज सच प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, एक प्रॉब्लम जो विंडोज 10 में अक्सर फेस होती है वो होती है नेटवर्किंग में, क्योंकि आपको पता होगा ये आईपी एड्रेसिंग के और इसके जो इश्यूज होते हैं, और खास तौर पे अगर विंडोज 10 पे मेरे पास लैपटॉप है तो उसके अंदर मैंने एलएम बैडले के भी सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, सीमेंस के भी किए हुए हैं, मेरे पास बीएनआर के भी इंस्टॉल हैं, और वो सब इथरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं, और स्काडा भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो जब मेरे पास अक्सर प्रॉब्लम, तो उसमें अक्सर मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है, और उसमें भी अक्सर जो लोग होते हैं वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके पास टाइम है, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो एडवाइस ये की जाती है अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उसके ऊपर सिर्फ, या सर्वर उसके ऊपर सिर्फ सीमेंस की चीज़ें चल रही हो, और विंडोज 10 पे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सीमेंस के अंदर जो डीसीएस है, तो उसके अंदर विंडोज 10 पे भी कुछ उनकी अपडेट्स इस तरह से आती हैं कि वो सर्विस पैक इंस्टॉल करते हैं। जैसे जैसे टीआईए पोर्टल है, मेरे पास वर्जन 14 है, तो वर्जन 14.1 तो उसके अंदर काफी चीजें उनकी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा और PNI यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा और नेटवर्क कनेक्शन में ऑन कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर, मेरे पास वायरलेस अडॉप्टर है जिसमें मेरा वाईफाई चल रहा है, मेरे पास ये गीगा बिट का नेटवर्क कनेक्शन है, यहाँ पर ऑन है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट सर्च करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास PLC शो होना चाहिए। मैंने IP भी सही डाली हुई है,
तो यहाँ पर आ गया फाउंड एक्सेसिबल डिवाइस PLC 192.168.0.1। तो अब मेरे पास मल्टीपल PLCs कनेक्टेड होंगे। जैसे मैंने, अगर मेरे पास 3-4 PLCs हैं, इथरनेट पोर्ट तो नहीं होती, तो मैं राउटर से कनेक्ट करूंगा 3-4 PLCs, और वो जो है राउटर मेरे पास एक लैन केबल यहाँ पर राउटर से भी कनेक्टेड होगी, तो मेरे पास मल्टीपल PLCs यहाँ पर IPs आ जाएंगी, PLC2, PLC3, PLC4। तो अब ये एड्रेस शो कर रहा है और बैक एड्रेस। तो ये जो IP होती है, इसको भी अक्सर लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको कुछ है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो इसको भी PLC के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास PLC यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ से प्रोग्राम नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया कि यार मेरा PLC यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं अब जाऊंगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है सीमेंस वर्कशॉप का, मैंने बनाया हुआ, ऑथर मैं हूँ। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो ऑथर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बिट लॉजिक ही ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो बिट लॉजिक में आ जाता हूँ, कमेंट्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, TIA पोर्टल हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर काफी हैवी होते हैं, तो आपके पास मिनिमम भी कोर i3 पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी काफी मेरे लिए तो स्लो चल रहा है। तो कोर i3 या फिर i5, आई वुड रेकमेंड के i5 हो आपके पास, और उसके ऊपर अच्छा सा ग्राफिक कार्ड हो। तो PLC प्रोग्रामिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्क में जाऊंगा, पहले मैं ऐड न्यू डिवाइस में जाऊंगा। अब मैं यहाँ से PLC को, सॉफ्टवेयर को बताऊंगा कि मेरे पास कौन सा PLC कनेक्टेड है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं लेट से प्रोग्राम नहीं कर रहा होता, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन ले लेता, वो डिफरेंट तरीका होता है। तो अब मेरे पास जैसे ये CPU है 1200, 1500, 300, 400, 200, तो इससे 300 भी प्रोग्राम CPU हो जाते हैं TIA पोर्टल से। तो आप 300 के लिए सिमेटिक मैनेजर भी और ये भी है, तो वर्जन पे भी डिपेंड करता है कि CPU का जो वर्जन है वो इससे अपडेटेड हो। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे HMI भी आ रही है। हम लोग HMI या वो भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और ये PC सिस्टम्स भी आ रहे हैं S7 के, जो कि हम लोग इंडस्ट्रियल PC हो गया या इसके जनरल PCs हो गए, वो इससे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कंट्रोलर एप्लीकेशन हो गई, HMI एप्लीकेशन हो गई, WinCC RT एडवांस, या SCADA की एप्लीकेशन हो गई, ये OPC सर्वर आ गए जो SCADA में भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो अभी मैं सिंपली कंट्रोलर प्रोग्राम कर रहा हूँ। 200 है, 1200 का मेरे पास ये DC है। इसका मतलब है DC पावर सप्लाई, DC इनपुट्स और DC आउटपुट्स। अभी मुझे इसका सीक्वेंस याद नहीं आ रहा कि पहले ये सप्लाई होती है बाद में, अगर किसी को याद है तो बता सकता है। तो इसके अंदर DC पावर सप्लाई, DC इनपुट, DC आउटपुट। तो इसके अंदर क्या है, AC पावर सप्लाई, हाँ, DC इनपुट, DC आउटपुट। तो ये पहली जो सप्लाई है पावर है, दूसरा इनपुट है, तीसरा आउटपुट है। तो रिले आउटपुट हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं, आपको नॉर्मल 220 वोल्ट के या 4 वोल्ट के आउटपुट चाहिए, आपको कोई हाई पावर लोड की एप्लीकेशंस है, मोटर्स आप ऑपरेट करवा रहे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर से ऑपरेट करती हैं, लेकिन फिर भी रिले हाई पावर आपको चाहिए होता है, और इस तरह के कोई हाई पावर लोड्स आप ऑपरेट करवा रहे हैं, तो रिले जो है काम करता है 10 एम्पेयर तक, PLCs के जो रिले होते हैं। अच्छा, DC आउटपुट्स कब यूज करते हैं हम लोग? DC आउटपुट जाहिर है ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं। ट्रांजिस्टर ये 5 वोल्ट वाले नहीं होते, इसके अंदर 24 वोल्ट वाले होते हैं। DC आउटपुट्स हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, हम लोग ड्राइव्स ऑपरेट करवाते हैं, सर्वो ड्राइव, स्टेपर ड्राइव्स हम लोग ऑपरेट करवा रहे होते हैं, या कहीं पे PWM सिग्नल चाहिए कि यार एनालॉग इनपुट आ रहा है मेरे पास, मुझे एनालॉग आउटपुट चाहिए, PWM आउटपुट चाहिए कि उसको हाई लो बार बार सिग्नल जाए, इंस्टेड के कंटिन्यूस सिग्नल जाए, वहां पे ऑपरेट करवा रहे होते हैं। जैसे हम लोग PID या एप्लीकेशन अक्सर माइंडस्टॉर्म में करते हैं, तो हम लोग जो हीटर हमारे पास रखा होता है, तो उसको हम लोग PWM से करवाते हैं, क्योंकि जब एनालॉग से हीटर को ऑन कराते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वो। तो इस तरह से DC आउटपुट नॉर्मली जो है वो सर्वो की और उसकी एप्लीकेशन ही है। अब मेरे पास जो इसके 3 वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इसमें जो है ये 0.1 मिली सेकेंड की दे रहा है, और ये 0.04 मिली सेकेंड पर 1000 इंस्ट्रक्शन, तो स्पीड का भी डिफरेंस है, और बाजार मुझे अभी फिलहाल इसके अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो वर्जन साथ साथ अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये मेरे पास अभी जो वर्जन यूज हो रहा है वर्जन 3.0 है, AE310XB0, ठीक है। मैं, मेरे पास ये कनेक्टेड है CPU, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ।
तो मेरे पास यहाँ पे सीपीयू शो हो गया। सीमेंस के अंदर अगर आपने अभी तक डेल्टा या नॉर्मल पीएलसी प्रोग्राम किए हो तो ज़ाहिर है उसके सॉफ्टवेयर के लिमिटेशन होती है। जिन्होंने सीमेंस पे काम किया हुआ है उनको पता होगा डिफरेंस कितना वाइड होता है, ह्यूज होता है सॉफ्टवेयर में, बड़ी आसानी होती है। तो ये डिवाइस व्यू शो हो रहा है, मेरे पास ये नेटवर्क व्यू भी है कि नेटवर्क के अंदर सिंपली ये है कि यार मैं, मेरे पास अगर कोई और पीएलसी कनेक्टेड हो तो मैं यहाँ से उठा के उसको अगर ड्रैग करूँ यहाँ पर तो उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ दूसरे के साथ। डिवाइस व्यू पे अभी आ जाता हूँ, मैं सिंपल रखूंगा इसको कि मेरे पास अगर मुझे कोई डिजिटल इनपुट आउटपुट, जैसे इसके अंदर लिमिट अगर आ रही है मेरे पास, अगर मुझे कोई डिजिटल इनपुट आउटपुट चाहिए तो मैं इसके अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर मेरे पास जो सीमेंस का जो पीएलसी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर एक छोटा सा इशू ये है कि इसके अंदर इनपुट आउटपुट की मॉड्यूल सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको ज़्यादा डिफरेंट फर्मवेयर वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल मैं ऐड कर सकता हूँ कि डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट पीएलसीज या एचएमआई, तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉड्यूल पीएलसी के लेफ्ट पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे रैक दिखाया हुआ है मेरे पास। राइट पे अभी मेरे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की जगह नहीं है लगाने, क्योंकि मेरे पास ये सीपीयू के अंदर लिमिटेशन है, तो वो मुझे डिफरेंट सीपीयू चाहिए होगा उसके लिए। तो बताने का मकसद ये, यहाँ पर सारे आपके पास इनपुट और आउटपुट के मॉड्यूल आ रहे होते हैं जो हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं और फिर उसको प्रोग्राम करते हैं। कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं, सिग्नल बोर्ड्स भी आ रहे हैं। लेट से मेरे पास डिजिटल इनपुट का सिग्नल बोर्ड है, मैं उठाकर इस तरह से यहाँ पर रख सकता हूँ, तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट ऐड हो जाएंगे इस तरह से। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे पास, क्योंकि फिजिकल पीएलसी में यहाँ पर कोई मॉड्यूल या कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ सिंपल पीएलसी। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको हार्डवेयर कैटलॉग में जाके देख सकते हैं। तो इसको अब इस यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस आ रही है कि मेरे पास कौन कौन से यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं कम्युनिकेशन के ऐड हैं। मेरे पास अभी जो यूज़ हो रहा था वो मेरे पास ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे राइट टिक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टेड है मेरे पास पीएलसी, इस लैन कार्ड पे ऐड है। अगर मेरे पास और लैन कार्ड होगा उसके ऊपर पीएलसी शो हो रहा होगा। तो ये ऑनलाइन एक्सेस है यहाँ पर, लोकल मॉड्यूल। अच्छा, तो उसके अलावा ये प्रोग्राम ब्लॉक है जिसके अंदर ये मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर हम लोग अक्सर एडवांस चीज़ें ले रहे होते हैं, लेट से पीआईडी लूप वगैरह ले रहे हैं तो उसके अंदर चीज़ें ये आ रही होती हैं। सोर्स फाइल्स अगर कोई ले रहे हैं, टैग से रिलेटेड टैग्स अगर हम लोग ले रहे हैं, और इस तरह वॉच एंड फोर्स टेबल हैं, ऑनलाइन बैकअप्स हैं, प्रॉक्सी डेटा है। तो टैग्स के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि टैग्स अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली टैग्स जो होती हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं कि लेट से पीएलसी का जो मेरा इनपुट का एड्रेस है, अगर ये पहले इनपुट पे लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से जाके दिखाऊँ आपको, ये मेरे पास पीएलसी है, तो अगर 0.0 मेरे पास ये पीएलसी पे इस तरह से शो हो रहा होता है। 0.0 पे अगर मेरे पास लगा हुआ है कोई बटन, जो यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है ऊपर, तो आई 0.0 पे, तो अब इसका जो एड्रेस होता है वो i0.0 होगा, i0.1 होगा, i0.2 होगा। और अगर मेरे पास आउटपुट का होगा तो यहाँ पर मेरे पास नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर Q0.01, ये यहाँ पर कनेक्टेड और ये मैंने लैम्प से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका एड्रेस होगा Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3। सीमेंस के अंदर इस तरह से होता है। एलएम ब्रैडले के अंदर i0.0 i0 होगा और आगे स्लैश का साइन आता है 0 और आउटपुट 0 से होता है। और डेल्टा, मित्सुबिशी, फेटेक के अंदर x और से इनपुट होते हैं और y से आउटपुट होता है। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या मैपिंग रखी हुई है, एड्रेस की मैपिंग करते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास अगर यहाँ पे इनपुट है, इसको मैं यहाँ पर i0.0 ले रहा हूँ तो इसको मैप कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैप हो गया। अब टैगिंग किस तरह से होती है कि अगर मैं i0.0 यहाँ पे ले लेता हूँ नाम, लेट से मैं ले लेता हूँ यार बटन, तो ये खुद ही एड्रेस इसने पहला दे दिया i0.0 और ये टैग यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं मेन में जाऊंगा, ये अगेन काफी स्लो चल रहा है। अच्छा, तो मैं मेन में आ गया, तो पहले मैं मेन का बता देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। यहाँ पर इनपुट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ रहा है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आ रहा है, क्वाइल आ रहा है,
यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, फंक्शन ले सकता हूँ, टाइमर है, काउंटर है। यहाँ पर ओपन ब्रांच आ रही है और क्लोज ब्रांचेस जो हम लोग बनाते हैं, तो ये नेटवर्क है। अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मैं दूसरा नेटवर्क ऐड करूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन सारी आपकी यहाँ पर भी आ रही हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, बिट लॉजिक है। बिट लॉजिक वो होती है जो हाई और लो की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी, ठीक है। जीरो या सेट रीसेट आ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हैं, टाइमर ऑपरेशंस आ रहे हैं। टाइमर वो है कि किसी चीज को डिले देकर स्टार्ट करवाना है या कोई चीज आपने स्टार्ट करवा दी और बाद में डिले देके ऑफ करवा रहे हैं। काउंटर है, काउंट करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आप प्रोडक्ट की काउंटिंग करवा रहे हैं। कंपेयर की इंस्ट्रक्शंस हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, सब चीजें। मूव की इंस्ट्रक्शंस है, डेटा की मूवमेंट हो रही है। कन्वर्जन की ऑपरेशंस हैं, स्केल एक्स, नॉर्मल एक्स, हम लोग ये एनालॉग में यूज करते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन है, जंप और लेबल है कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ पे दूसरी दी हुई है, तीसरी दी हुई है, तो अगर पहली ट्रू हो रही है तो तीसरी पे जंप हो रहा है, अगर दूसरी ट्रू हो रही है तो पहली पे जंप हो जाए। इस तरह से जंप और लेबल की कमांड यूज कर रहे होते हैं। वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड, जोर, मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है, शिफ्ट यहाँ पर आ रही है, बिट लॉजिक और बेसिक इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये सिर्फ बेसिक हैं। अब आ जाते हैं एक्सटेंडिंग इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पर स्ट्रिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ, इंटरप्ट्स, अलार्मिंग, डायग्नोस्टिक, पल्स, ये सारी एडवांस इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर पीआईडी की इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ से लेते हैं, या मोशन कंट्रोल, हम लोग जब सर्वो या वो डिफरेंट मोटर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। तो और इस तरह कम्युनिकेशन की है। वेब सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये एडवांस पीएलसी के हमारे कोर्स में होता है। और S7 कम्युनिकेशन है, पुट और गेट की कमांड्स हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं कि किन लोगों को अभी डबल आईओटी का आइडिया है, इंडस्ट्रियल आईओटी का। तो बेसिकली ये डबल आईओटी का अब बहुत बड़ी टर्म हो जाती है। मैं खुद बता देता हूँ कि यार आपको मोबाइल से या रिमोट घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से कोई चीज मॉनिटर करानी है इंडस्ट्री की, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, उसका डेटा भी आपका आ रहा हो और एनालिटिक्स भी परफॉर्म हो रही है और डैशबोर्ड भी आ रहा हो। तो हम लोग इंडस्ट्रियल आईओटी के अंदर, कोर्स के अंदर क्या करते हैं, जो अभी हमने लॉन्च ही किया था, पहला बैच स्टार्ट कराने लगे थे पर अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ गई। तो हम लोग इसके अंदर डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे आईबीएम क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आईबीएम वॉटसन है, या गूगल क्लाउड है, या अमेजोन का, उसको यूज करेंगे पीएलसी के साथ। और नोड रेड जो हमारे पास वेब सर्वर होता है बना बनाया, उसको डिस्प्ले करवाएंगे हम, हमारा जो डेटा होगा डैशबोर्ड बन जाएगा। तो आपको पीएचपी, एचटीएमएल पे कुछ प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पीएलसी जो प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते चीजों में। ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास बने हुए या हार्डवेयर है, वो इसलिए बनाए गए कि हमारे पास चीजें प्लग एंड प्ले हो। तो ये कम्युनिकेशन की जो कुछ एग्जांपल्स हैं या वेब सर्वर्स की, इसको हम लोग डबल आईओटी के अंदर यूज करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इमर्जिंग है। जो अभी हम लोग जिस वर्कशॉप को आप ले रहे हो अभी, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग चीज है और ये ऑब्सोलीट कुछ सालों में हो जाएगी। पीएलसी इतनी जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होगा, इंडस्ट्रियल आईओटी के साथ इंटीग्रेट होगी, पर वक्त के साथ साथ ये चीज हो जाएंगी। अब इन्होंने क्या किया, टीआईए पोर्टल वर्जन 14 है, वर्जन 16 के अंदर इन्होंने पूरा एनर्जी मैनेजमेंट का दे दिया है कॉन्सेप्ट। और एनर्जी मैनेजमेंट के साथ साथ इन्होंने ट्रेंड्स डिफरेंट दे दिए, डिजिटल ट्रेंड्स या डिजिटल डिस्प्लेस दे दिए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीजें ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पेड कोर्सेज में मेरे पास आएंगे, और उनके सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैं कुछ सीमेंस के कोर्सेज भी हैं जो मैंने किए हुए हैं सीमेंस से, तो वो भी मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पहली इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ इसको नॉर्मली ओपन, कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेता हूँ। तो मैंने बताया था मेरा पुश बटन यहाँ पर 0.0 पे कनेक्टेड है, तो मैं इसका एड्रेस क्या लूंगा यहाँ पर? पहले इनपुट का क्या एड्रेस होगा? I0.0 सही है। तो इधर बटन लिखा आ गया, ये बटन कहाँ से आ गया लिखा हुआ? क्योंकि वहाँ हमने टैग में लिखा था, टैग दिया है मैंने, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पे क्लिक करूं,
टैग्स पे, तो मेरे पास बटन पहले से आ जाएगा। तो हम लोग अक्सर प्रोग्राम में क्या करते हैं कि टैग्स जो होते हैं इसको पहले से डाल लेते हैं टैग टेबल के अंदर यूएमएल लैंग्वेज में। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे लैडर लॉजिक बनाने बैठा हूँ, मुझे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। मुझे सिंपली मैंने एक फ्लो बनाया हुआ है, मुझे पता है क्या फ्लो होना चाहिए मेरी मशीन की ऑटोमेशन का, तो मैं इधर टैग्स देना शुरू कर दूंगा। तो एक तो वो तरीका था टैग का। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे लैंप लिख लूँ, मेरे पास लैंप कनेक्टेड है, डिफाइन टैग कर दूं यहाँ से, ये भूल आ रहा है। अच्छा, ये लोकल टैम्प जो होता है यहाँ पे सेक्शन, इसका मकसद ये होता है कि लोकल टैम्प जो है वो सिर्फ इसी एक ब्लॉक के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो इसको सिमुलेशन की हद तक तो हम लोग कर सकते हैं, या एक प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो एक ही ब्लॉक के अंदर यूज हो रही हैं, वो कर रहे हैं। अब ग्लोबल मेमोरी बिट्स, आपको पता है कि अगर मैं एड्रेस दे रहा हूँ i0.0 तो m0.0 m0.1 वो सिमुलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, या ऑक्सिलरी बिट्स होती हैं इंटरनल बिट्स पीएलसी की, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ग्लोबल इनपुट या ग्लोबल आउटपुट। ये वो चीजें हैं जो मेरे पास पीएलसीज में यूज हो रही हैं, मेरे पास फिजिकल पीएलसी कनेक्टेड है। उसके अलावा मेरे पास ये एग्जिस्ट कर सकती हैं, मेरे पास डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स हैं, या मेरे पास डिफरेंट पीएलसीज या एचएमआई यूज हो रही हैं, तो ये पूरे ग्लोबल जो मेमोरी है उसके अंदर यूज हो रहा होगा। तो ग्लोबल आउटपुट ले लिया मैंने, Q0.0 आ रहा है, डिफॉल्ट टैग टेबल में ये जा रहा है। मेरे पास जरूरी नहीं है कि एक टेबल हो, मेरे पास अगर मल्टीपल पीएलसी है, मैं हर पीएलसी का अलग टैग टेबल बना सकता हूँ, या एक पीएलसी के अंदर डिफरेंट रूटीन्स बनी हुई है। रूटीन ये होती है कि मेरे पास लेट्स से मेन OB1 है, मोस्ट एप्लीकेशंस में हमारे पास ये चीज चल जाएगी, लेकिन बहुत अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक्स उसके अंदर बना सकते हैं अपनी रूटीन्स के हिसाब से, कि यार एक रूटीन है वो एक मशीन के इस यूनिट को कंट्रोल करिए, दूसरी रूटीन इस यूनिट को कंट्रोल करिए अपनी आसानी के लिए। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, लैंप आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है। मैं इधर कमेंट दे सकता हूँ कुछ भी, नेटवर्क 1 मैं कह सकता हूँ बिट लॉजिक, क्योंकि मैं आपको परफॉर्म करके चेक करवा रहा हूँ। तो दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। अब एक नेटवर्क के अंदर मैं सिंपली ये चीज ऐड कर सकता हूँ या ब्रांचेस बना सकता हूँ। लेट्स यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस तरह से। फिर मुझे दूसरे नेटवर्क पे अब मुझे दूसरी इंस्ट्रक्शन देनी है, i0.1 Q0.1, वो यहाँ पर इस तरह से नेटवर्क ऐड होते जाएंगे हमारे पास। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इसको कंपाइल करूंगा यहाँ से। जैसे ही कंपाइल करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर कर लूं, हमने कंपाइलर्स का आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली आईडी है जो हम लोग कहते हैं सी के प्रोग्राम करते वक्त भी हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो एरर आ जाएगा, अगर मैं एड्रेस नहीं दूंगा किसी चीज का भी। तो लेट्स से अगर मैं हटा देता हूँ समझाने के लिए, नहीं है टैग्स नहीं है आपके पास, फ्लो नहीं है, और इफ यू स्ट्रेट अवे जंप टू लैडर, फिर क्या कर रहे होते हैं इंजीनियर्स, हिट एंड ट्रायल पे चल रहे होते हैं, यार इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, और वो जहन से बनाते हैं, फिर उसको मशीन चलाते हैं, करते हैं, तो उसमें आपका टाइम जाया होता है। अच्छा जी, तो आप इसको कंपाइल कर लिया मैंने, मैं जाऊंगा इधर डाउनलोड पे। तो ये अगेन टाइम लेगा क्योंकि मैं Core i3 यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना अडेप्टर सेलेक्ट कर दिया है, अगेन मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे मेरे पास पीएलसी शो हो रहा है और वो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो मैं इसको लोड कर दूंगा। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले आप स्टॉप करें ताकि फिर प्रोग्राम डाउनलोड होगा। तो ये पीएलसी स्टॉप होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी यहाँ पे लाइट दूसरी भी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। तो अब ये स्टार्ट ऑल, तो ये सब मॉड्यूल को अब स्टार्ट कर देगा। ये मेरा पीएलसी है, ये लाइट इस तरह से ब्लिंक कर रही है और अब ये लाइट जो है यहाँ पर ग्रीन हो गई है। अच्छा जी, तो अब ये डाउनलोड हो गया। अब मैंने इसको ऑनलाइन लेना है, तो डाउनलोड करने के बाद प्रोग्राम को ऑनलाइन लेंगे।
तो यहाँ पर देखें ये सब ग्रीन हो गया, शो हो गया, ठीक है। तो अगर कोई एरर होगा यहाँ पे येलो या रेड शो हो जाएगा। और मेरा कैम किधर है, और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लैडर लॉजिक का यहाँ पर इस तरह से फ्लो शो हो रहा है। लैडर लॉजिक में क्या होता है कि इनपुट पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस ये हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है। कोई सेंसर लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है आपके पास, और राइट साइड पे एक्शंस होते हैं। एक्शंस मतलब एक्चुएटर्स, आउटपुट्स जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनपुट्स लेफ्ट पे, आउटपुट राइट पे। लैडर लॉजिक इस तरह से स्कैन करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर दूसरे रंग पे आता है हेयर टू हेयर, इस तरह से हर रंग को सिक्वेंशियली स्कैन कर रहा होता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जो कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में ज़रा डिफरेंट होता है। तो लैडर लॉजिक इस तरह से स्कैन हमारे पास हो रहा होता है। अब इसको मैं ऑपरेट करके चेक कर लेता हूँ। मैंने किया हुआ ये है कि मेरे पास पीएलसी ऑलरेडी एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्टेड है। अब मैंने क्या किया हुआ, i0.0 पे ग्रीन बटन ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, और Q0.0 पे ये लैंप ऑलरेडी कनेक्ट किया। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करके चेक करूं, सही है। तो मेरे पास क्योंकि ये मोमेंट्री बटन है, जैसे ही मैं हटा रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट ऑफ हो रहा है। जब तक मैं प्रेस करके रखूंगा ये आउटपुट जो है क्या होगा, ऑन रहेगा, ठीक है। अच्छा, पीएलसी पे देखो आप, आउटपुट की इंडिकेशन यहाँ पर आ रही होगी, तो लेकिन इनपुट की नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे माउस रख दूं इनपुट की, क्योंकि मेरी इंडिकेशन इस पर खराब हो गई है, वो अम्मार बाद में इसको ट्रबल शूट करेंगे, लेकिन आउटपुट की इसमें इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। तो अक्सर पीएलसी में ये भी होता है कि इसकी इंडिकेशंस खराब हो जाती हैं, तो आपको लगेगा कि यार पीएलसी इनपुट को ही खराब हो गया। तो और पीएलसी के अंदर ये पॉइंट्स भी खराब होते रहते हैं। जैसे i0.0 है, लेट्स से यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट आ गया, बटन कोई शॉर्ट हो गया या कोई और मसला आ गया, सर्ज आ गए, तो ये पॉइंट इसका खराब हो जाएगा। लेकिन पीएलसी खराब नहीं होता, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये मेरे पास लैटरल लॉजिक मैंने बता दिया है। और अगर मुझे कोई डिफरेंट लैंग्वेज रखनी है पीएलसी की, तो मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आके चेंज करूंगा। STL रख सकता हूँ, या स्टेटमेंट लिस्ट की जो लैंग्वेज है, या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से फिर उसको मैं प्रोग्राम करूँगा। तो मेरे पास ये हो गया। अब मैंने इसकी जो है लैचिंग करवानी है। लैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरे पास, ज़ाहिर हम लोग मोमेंट्री बटन से यूज़ कर रहे होते हैं। लैचिंग ये है कि मेरे पास आउटपुट की स्टेट जो है वो मेंटेन रहे। मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ से ब्रांच दूंगा, यहाँ पे ये इनपुट ले लूँगा, और इसी का जो एड्रेस है लैम का, वो यहाँ पे ले लूंगा इनपुट पे, और इसको क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ है कि जैसे हमारे पास रिले होता है, रिले की कॉइल होती है और कॉन्टैक्ट होता है, इसी तरह रिले में लैचिंग होती थी। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर की लैचिंग क्या कराते हैं, जो आउटपुट का कॉइल होता है उसी का एड्रेस जो है वो इनपुट के कॉन्टैक्ट के साथ रख लेते हैं। तो इसको मैं अगर अब ऑपरेट करके चेक करूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। अब क्योंकि एक दफ़ा ऑनलाइन ले लिया तो ज़रा तेज़ हो गई अब, और ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो मैं अगर इनपुट यहाँ पे ऑपरेट कर दूँ, बटन प्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये आउटपुट होल्ड हो जाएगा। तो लैचिंग का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ रहे होते हैं इंटरव्यूअर्स जो होते हैं। मैं तो एज एन इंटरव्यू नहीं पूछता, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक है। तो मैं एनालॉग कंट्रोल का या PID कंट्रोल का पूछ रहा होता हूँ। तो एनीवेज, इसको अब मेरे पास ये आउटपुट होल्ड तो हो गया, अब इसको क्लोज भी करवाना है। तो मैं क्या यूज करूंगा कि यार ये आउटपुट जो है ये ऑफ हो जाए, कौन बताएगा? यहाँ पे जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दें। कोई भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंट्रोड्यूस करा दें। सही। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो रेड बटन है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे पास i0.1 पे। तो मैं यहाँ पर स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या देता हूँ, स्टॉप बटन, या स्टॉप कर देता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ मैं इसको। ग्लोबल इनपुट है ये मेरे पास, i0.1 है, डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको अब डाउनलोड करके ऑनलाइन ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको वापसी ऑन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक की है। वो क्या किया कि यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट किया है। तो ये लैम्प जो है, क्योंकि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, वहां से भी फील्ड में भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है बटन का। इन बटन्स के अंदर अक्सर नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज दोनों कॉन्टैक्ट्स होता है। तो अभी मैंने दोनों के अंदर इधर भी नॉर्मली ओपन यूज किया हुआ है। स्टार्ट में नॉर्मली ओपन ही होता है, जनरल रूल ऑफ थंब जो है।
और स्टॉप के अंदर हम लोग अक्सर जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी रख रहे होते हैं, ओपन भी रख रहे होते हैं, वो डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर जो है अगर वहां पर ओपन रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब क्योंकि आइडल कंडीशन में मेरे पास नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट सिग्नल पास नहीं कह रहा, ये ओपन है, और ये आइडल कंडीशन में ये क्लोज्ड है। तो मैं अगर अब बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो अब यह सिग्नल जाने देगा आगे और मेरे पास लैंप जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब मैं स्टॉप का पुश बटन की रेड वाला ऑपरेट करता हूँ, तो ये इस तरह से मेरे पास लैचिंग ऑपरेट हो रही है। तो ये बेसिक सर्किट था लैचिंग में, लैचिंग का। इसमें अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल इसमें अब तक, या आगे बढ़े? सर आगे बढ़े, कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं अभी ट्रेनिंग में या जिनको बेसिक्स आती हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि यार स्टार्ट के लिए नॉर्मली ओपन और बटन रख लें, और क्लोज के लिए जो है नॉर्मली क्लोज रख लें। हमारे पास लैडर लॉजिक में जैसे बेहतर वो होती है कि उसके अंदर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स यूज ना हो, क्योंकि जैसे अभी नॉर्मली क्लोज यूज कर रहा हूं, अगर मेरा जो बटन है इसकी मैं ये वायर यहां से निकाल दूं तो क्या होगा, इधर कांटेक्ट जो है ऑन ही रहेगा। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फील्ड के अंदर नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट यूज करते हैं कि वो सिग्नल देता है, और यहाँ पे नॉर्मली ओपन रखते हैं। अगर यहाँ पे अभी नॉर्मली क्लोज होता तो क्या होता, वो सिग्नल दे रहा होता, मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन रखा हुआ होता तो वो ऑलरेडी ग्रीन हुआ हुआ होता। सही है। और मेरे जैसे ये केबल निकालने पे वो सिग्नल यहाँ से हट जाता तो मुझे पता चल जाता मेरी वायर ब्रेक हो गई है या इनपुट में कोई मसला आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज रखा हुआ है, तो अब इसका फील्ड में जो है कुछ भी हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज ही रहेगा। मुझे पता जब चलेगा जब मैं ऑपरेट करके चेक करूंगा और वो सिग्नल नहीं देगा। तो फेल सेफ वायरिंग के अंदर ये होता है कि अब फेल सेफ वायरिंग जो होती है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पीएलसी के अंदर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं। अब उसके भी आगे जब एडवांस जाते हैं, जब हम लोग प्रोसेस ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग जितनी बिट लॉजिक्स कम यूज करते हैं उतना प्रोग्राम हमारा ज्यादा एफिशिएंट होता है। बिट लॉजिक का मतलब है स्टार्ट स्टॉप के कॉन्टैक्ट्स हो गए, सेट रीसेट की बिट्स हो गई। उसके अंदर मोस्टली हम लोग एनालॉग कंट्रोल या वर्ड बेस्ड लॉजिक जो होती है, वर्ड कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उससे प्रोग्राम का क्या होता है, क्योंकि जितनी लॉजिक इंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी उतना प्रोग्राम आपका स्लो होगा। तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिलहाल यही है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अभी फील्ड के अंदर नॉर्मली ओपन रखे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से यूज कर रहे हैं लैडर के अंदर। अच्छा, तो एक चीज इसके अंदर जो रह गई, अब यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोग को एक दफा वायरिंग क्लियर हो जाए। पीएलसी की वायरिंग इस तरह से की हुई है मैंने कि यहाँ पे जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है वो यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है पीएलसी में। तो मेरे पास यहाँ पे पीएलसी में कनेक्टेड है। मैं इसको आगे कर देता हूँ। ठीक है। तो L प्लस एम की जो हमारे पास बिट होती है उससे हम लोग पीएलसी की वायरिंग करते हैं, सोर्सिंग और सिंकिंग। कोई भी पीएलसी होता है उसके 4 वायरिंग के मेथड होते हैं, सोर्सिंग इनपुट, सोर्सिंग आउटपुट, सिंकिंग इनपुट, सिंकिंग आउटपुट। ठीक है। तो सोर्सिंग और सिंकिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं अगर यहां से दिखा सकूं आपको। तो सोर्सिंग इनपुट में क्या होता है, जो मेरे पास 1 एम की बिट है, मेरे पास यहां पर मेरे पास ये रही 1 एम की बिट जो है। ठीक है। तो 1 एम की बिट पे अगर मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सोर्सिंग इनपुट है। करंट फ्लोस फ्रॉम पीएलसी टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो मेरे पास जो पीएलसी के अंदर करंट 24 वोल्ट आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में अब सारा करंट इनपुट्स को जा रहा है। और दूसरे एंड से मैंने 0 वोल्ट किया हुआ ताकि पोटेंशियल मेरा कंप्लीट हो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का। तो ये मेरे पास सोर्सिंग इनपुट है,
सिंकिंग इनपुट क्या है मेरे पास, सॉरी, सिंकिंग इनपुट क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास एम की 1 एम की जो है इस पे 0 वोल्ट कनेक्टेड, अब जो एल प्लस एम है मेरे पास ये बेसिकली 24 वोल्ट और 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब मेरे पास पीएलसी में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ, वो इसलिए ये पीएलसी की इंटरनल सप्लाई है जो पीएलसी खुद ले रहा है, यहाँ से सप्लाई ले रहा है और ये जनरेट कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एल प्लस 1 एम पे जो दी हुई है वायरिंग जो की हुई है, 1 एम पे जो वायरिंग की हुई है वो मैंने एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पर अपनी कनेक्ट की है। मेरा 24 वोल्ट और ग्राउंड है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये रेड जो है सारा 24 वोल्ट है और ये जो ब्लैक लगा हुआ है ये ग्राउंड है। होता है कि अगर मैं यही एल प्लस एम यहाँ पर यूज कर लूंगा 1 एम पे, तो हो सकता है पीएलसी की जो कंजम्पशन होती है, ये एक इनपुट या आउटपुट भी 6 मिली एम्प्स ले रहा होता है, तो हो सकता है पीएलसी पे लोड ज्यादा पड़ जाए। तो सेफ तरीका ये होता है कि मैं एक्सटर्नल सप्लाई यूज करूं। अब मैंने एक्सटर्नल सप्लाई लेकर 1 एम पे कनेक्ट कर दिया। डायग्राम में मैंने इधर ही एल प्लस एम पे दिखाया हुआ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैंने एक्सटर्नली यहाँ पर 1 एम पे कनेक्ट किया हुआ है। तो 24 वोल्ट यहाँ पर जा रहे हैं और ये आउट कर रहे हैं। अगर मेरे पास सिंकिंग इनपुट में क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू पीएलसी। अब 24 वोल्ट जो है मेरा एक्सटर्नल डिवाइसेस में जा रहा है और 1 एम पे मेरे पास 0 वोल्ट कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कंप्लीट हो रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज जो है, इसमें मैंने एनपीएन लिखा हुआ है, इस पे पीएनपी। पीएनपी जो सेंसर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी सेंसर्स आते हैं, फोटो रिफ्लेक्टर, जैसे अभी फैक्ट्री आयो में हमने देखा था, फोटो रिफ्लेक्टर सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, वो पीएनपी आते हैं या एनपीएन। पीएनपी सेंसर जो होता है वो 24 वोल्ट आउट करता है, ठीक है, और एनपीएन सेंसर जो होता है वो 0 वोल्ट आउट करता है। तो अगर मैं अब इसकी वायरिंग जो है पीएलसी की वो इसी तरह करता है कि मेरे पास पीएनपी सेंसर्स हैं तो मैं सिंकिंग इनपुट पे पीएलसी की वायरिंग कर रहा होता हूँ, और एनपीएन सेंसर्स हैं तो सोर्सिंग इनपुट पे वायरिंग कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो पीएनपी एनपीएन का आप डिफरेंस जाके सर्च कर सकते हैं, डिटेल डिफरेंसेस हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फवायद होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि मशीन में जिस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं या जिस तरह की वायरिंग हम लोग सेंसर्स हमारे पास होते हैं उस हिसाब से हम लोग पीएलसी की वायरिंग कर रहे होते हैं। अब मैंने किस मोड पर वायरिंग की हुई है ये आप बताएंगे, मैं बेसिक एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये 1 एम की बिट है, इस पे मेरे पास 24 वोल्ट आ रहा है और ऊपर इनपुट्स पे मेरे पास ओके थोड़ा बेहतर है। 1 एम पे मेरे पास 24 वोल्ट आ रहा है, इनपुट पे 0 वोल्ट जा रहा है, और ये इनपुट पे 0 वोल्ट जाकर इस तरह से इधर इनपुट्स पे आ रहा है पीएलसी के। तो ये कौन से मोड की वायरिंग हुई हुई है मेरे पास? एनपीएन की हुई। मेरे पास 1 एम की बिट पे 24 वोल्ट जा रहा है। जब 1 एम की बिट पे 24 वोल्ट जाएगा इसका मतलब है करंट फ्लोज फ्रॉम पीएलसी टू इनपुट डिवाइसेस। अब वापसी बताओ, सोर्सिंग है या सिंकिंग है? सोर्सिंग इनपुट। सोर्सिंग है, ठीक है। एनपीएन आप नहीं बताओगे, जाहिर है वो सेंसर्स के हिसाब से मैंने की हुई है, लेकिन सोर्सिंग होती है या सिंकिंग होती है, इस तरह से वायरिंग की हुई है। इसी तरह आउटपुट की है, आउटपुट में मेरे पास क्या है, आउटपुट पे सोर्सिंग और सिंकिंग का भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास उन्होंने फिक्स दिया हुआ है इस पीएलसी के अंदर, फिक्स इस तरह से दिया हुआ है कि 3L प्लस पे 24 वोल्ट कनेक्ट करूं और 3M पे 0 वोल्ट कनेक्ट करूं, और ये बेसिकली सोर्सिंग आउटपुट उन्होंने फिक्स करके दिया हुआ है, और इस तरह से पीएलसी से पावर जारी होगी आउटपुट लैंप्स को या जो भी आउटपुट कनेक्ट किए हुए हैं, और 0 वोल्ट दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा होगा। मेरे पास इनपुट पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हैं पीएनपी या एनपीएन की, कि उन्होंने पीएनपी एनपीएन की दोनों कॉन्फ़िगरेशन पीएलसी के अंदर बिल्ट इन दी हुई है, ठीक है। उसकी इस तरह से कोई डायग्राम अंदर बन रही होती है, और आउटपुट के अंदर सिंपली सिंगल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, समझो कि एक ही ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसके अंदर दोनों ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा ये होता है कि मेरे पास ये सारी इनपुट्स जो बिट्स हैं, अगर इनमें से मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये बिट खराब हो जाएगी, पर वो करंट जो है वो आगे तक फ्लो नहीं करेगा। उसका रीजन ये होता है, यहाँ पे ऑप्टो कपलर यूज हो रहा होता है, ऑप्टिकल आइसोलेशन होती है पीएलसी के अंदर, कि मेरे पास ये फोटो एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर है, तो वो जो इनपुट की जो सर्ज है ये शॉर्ट सर्किट है, फोटो एलईडी तक पहुंचेगा, यहाँ पर आके वो जाहिर है आगे ऑप्टिकल आइसोलेशन जा नहीं पाएगा, तो मेरे पास ये पॉइंट डैमेज हो जाएगा एक, लेकिन जो पीएलसी है वो सेफ रहेगा। तो मेरे पास ये सिंगल पॉइंट है, ये समझे 0.0 का सर्किट है, 0.1 2 3 ये सारा सर्किट बना हुआ है। ये चीज क्लियर है?
यस सर। ठीक है, टैगिंग हम लोगों ने देख ली है, एड्रेसिंग देख ली है। आई 0.0 होता है, 0 का मतलब चैनल 0, बिट 1 0 यहाँ पर होगी। नॉर्मली क्लोज के अंदर इनपुट आई का मतलब होता है इनपुट इमेज, और क्यू यूजर होता है वो आउटपुट इमेज है। चैनल 0 है, बिट 1 है, इस तरह से वो डोनेट कर रहा होता है। लैचिंग हम लोगों ने देख ली है, लैचिंग का सर्किट ये बना लिया है कि ये रिले लॉजिक के ऊपर बना हुआ है कि पुश बटन एक ओपन यूज हो रहा है, क्लोज यूज हो रहा है, और यहाँ पे हमने लैडर लॉजिक का सर्किट बना लिया है। तो इसको सिंपली क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, मैं इसको सिंपली ये करता हूँ कि फैक्ट्री आईओ पे हम लोग अपडेट करके चेक कर लेते हैं, ताकि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए। और होपफुली कमिंग वर्कशॉप के अंदर हम लोग इसको जरा, अगली जो वर्कशॉप करवाऊंगा, जो पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं जरा आगे एडवांस लेके जाऊंगा, फिर टाइमर्स, काउंटर्स और होपफुली एनालॉग की प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह करके देखें। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कोई इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। मैंने अभी इनपुट आउटपुट यूज किया, मैं इसके अंदर प्रोग्राम इस तरह से बना लेता हूँ। मैंने करना है ये इस एप्लीकेशन में कि मेरे पास ये कन्वेयर चल रही होगी ऑटोमेटिकली, जैसे आप देख सकते हैं। जब इस सेंसर पे बॉक्स आए तो मेरे पास अगली कन्वेयर चल पड़े, और जब अगले सेंसर पे तक बॉक्स पहुंचे तो ये कन्वेयर रुक जाए। तो पहले सेंसर से कन्वेयर सेट करानी है, दूसरे सेंसर से ये रीसेट करवानी है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है, ये सेंसर जो है मेरे पास आइडल कंडीशन में सिग्नल दे रहा है। आइडल कंडीशन में सिग्नल देने का मकसद ये है कि अगर मैं वहां पे प्रोग्राम में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रख लूंगा तो वो बॉक्स बेशक यहाँ पे भी वो पहले ही सेट करवा देगा। मैं प्रोग्राम में क्या रखूंगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये होगा जब टच करेगा फिर वो कन्वेयर को सेट करवाएगा। तो इसको देख लेते हैं। मैं अगर फाइल में जाऊं और ड्राइवर, मेरे पास 1200 पीएलसी कनेक्ट है। ऑलरेडी मेरे पास आईपी नहीं टली हुई यहाँ पे। ये मेरे पास पीएलसी की आईपी थी, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, कनेक्ट हो गया। तो मेरे पास दो इनपुट शो कर रहा है, सेंसर है ये रहा, सेंसर भी ये रहा, और आउटपुट कन्वेयर। तो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रखूंगा यहाँ पे सेंसर। अच्छा, एक और चीज जो मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर, मेरे पास 0 1 2 3 वो फिजिकल पीएलसी से कनेक्टेड है यहाँ पर, जैसे कि मैंने दिखाया था। तो फैक्ट्री आई क्योंकि वर्चुअल है, तो यहाँ पर ये वर्चुअल इनपुट के लिए मुझे 10 से आगे तक देना पड़ेगा। तो अब आई 10.0 10.1 इस तरह से हो जाएगा ये। तो 10.0 एड्रेस सेंसर ए का, 10.1 सेंसर बी का, और कन्वेयर। तो मैं दे देता हूँ आई 10.0। अच्छा, आउटपुट जो है ना, अब मैंने यहाँ पर रखना है, वो मैंने ये नॉर्मल एक मेरे पास आउटपुट था। लैचिंग कराने का तरीका ये होता है कि इसका कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पर ब्रांच बना के रखता हूँ। एक और तरीका ये होता है कि मैं सिंपली सेट की कमांड यहाँ पे यूज कर लूँ। मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पर सेट की कमांड, तो ये आउटपुट ही जो है अब रिटेंटिव हो गया मेरे पास। मेरे पास जो कन्वेयर का एड्रेस था वो Q10.0 था। सही है। दूसरा मैं अब ले लूंगा, अब मैंने इसको कन्वेयर को ऑन करा दिया है। अब जैसे ही सेंसर पे टच हो, दूसरा सेंसर था I10.1, तो मेरे पास आउटपुट जो है अब वो रीसेट हो जाएगा। और इसकी बिट कौन सी होगी, वो सेम होगी जो मैंने वहां पर रखी है। अब ये एक ही आउटपुट सेट और रीसेट हो रहा है। ये क्लियर है अभी तक? यस सर। ओके, गुड।
तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा ज़बरदस्त है, गेम की तरह है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये जा रहा है और जैसे ये टच होगा ये सेट हो गया। अब मेरे पास ये कन्वेयर अगली ऑन हो गई है। अब जैसे ही टच होने पे मेरे पास ये रीसेट होनी चाहिए, तो वो रीसेट हो गई है। ठीक है, तो मेरे पास सेंसर क्योंकि आइडल कंडीशन में ऑलरेडी सिग्नल दे रहा था, तो मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रखा है और सेट और रीसेट के जरिए मैं इसको आउटपुट को ऑपरेट करवा रहा हूँ, लैच करवा रहा हूँ। तो एक तरीका था। अब ये नॉन कन्वेंशनल तरीका मैंने यूज किया था। इसका जो सेंसर्स को यूज करने का सही तरीका ये होता है, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ यहाँ पर, वो होता है राइजिंग एज और फॉलिंग एज का। मैं इसको बल्कि एक और आसान तरीका है, मैं इंस्ट्रक्शंस में जाऊंगा बिट लॉजिक में। तो सबसे अच्छा तरीका प्रोग्रामिंग सीखने का, सबसे रेफरेंस जो होता है वो प्रोग्रामिंग का मैनुअल होता है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और प्रोग्रामिंग के मैनुअल के अलावा आप इधर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जाऊं यहाँ पर, वरना फिर आप हेल्प में भी जा सकते हैं और इसको यहाँ पर जाकर ये हेल्प मेन्यू खोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि भाई ये पल्स का चक्कर क्या है। अब मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मेरे पास किसी चीज का सिग्नल आए तो मेरे पास सिग्नल आगे पास हो जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ये होती है, एक ये मेरे पास पूरा सिग्नल है, पॉजिटिव एज यहाँ पर है, और नेगेटिव एज ये सॉरी लो टू हाई और हाई टू लो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मेरे पास सेंसर है, ये अभी इस कंडीशन में पॉजिटिव एज का सिग्नल दे रहा होगा या नेगेटिव एज का? पॉजिटिव माइट बी। हाँ, ये नेगेटिव, ये नहीं, ये अभी दे रहा है पॉजिटिव का सिग्नल। किस तरह से कि ये अभी पल्स ट्रांसमिट कर रहा है कि ये लो से हाई हुआ है, और हाई से लो कब होगा? जब ये जो लाइट है इसकी ये ब्रेक होगी, आईआर लाइट। तो अब मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर मैं पॉजिटिव एज का सिग्नल यूज करूंगा या नेगेटिव एज का सिग्नल यूज करूंगा? मेरे पास दोनों है टीआईए पोर्टल में, आप लोग बताओ। जब ये बॉक्स टच करेगा फिर कौन सा सिग्नल आएगा मेरे पास? नेगेटिव एज आएगा। तो मैं यहां पर अब क्या यूज करूंगा? नेगेटिव एज प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करूंगा। यार मैं बार बार डिलीट कर देता हूँ इसको। इसका सिंपली तरीका ये, यहाँ पे जाऊंगा, नेगेटिव एज रख दूंगा, और यहाँ पर ना मैं तुम्हें समझाने के लिए कि अगर मैं पॉजिटिव एज रखता हूँ, क्योंकि रखना तो नेगेटिव एज ही चाहिए, पॉजिटिव एज रखता हूँ तो क्या होगा। तो इसको जरा, अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव एज का एक यहाँ भी होता है M0.0 की मुझे एक बिट लेनी पड़ेगी यहाँ पर नीचे। ये क्या करता है, प्रीवियस स्कैन को, प्रीवियस वैल्यू को नोट करता है या स्टोर करके रखता है, जो हाई और लो की वैल्यू आ रही होती है। तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव एज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन हो गया। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ऐसे, सही है। अब इसको देखते हैं। तो नेगेटिव एज पे जाते ही सेट हो गया। अब ये फॉरन सिग्नल देता है तो हमें पता नहीं चलता यहाँ पे सॉफ्टवेयर में किस सिग्नल का दिया है। अब पॉजिटिव एज पे फॉरन सिग्नल नहीं दे रहा, ये गुजर जाएगा, फिर पॉजिटिव एज का सिग्नल देके रीसेट करवाएगा। अब हुआ क्या, एंड में वो बॉक्स गिर क्यों गया मेरे पास कि वो पॉजिटिव एज का सिग्नल पहले ही दे रहा था, बॉक्स गुजरा, नेगेटिव एज दिया, जब ड्यूरेशन के दौरान नेगेटिव एज दिया, और जब पूरा गुजर गया फिर उसने पॉजिटिव एज दिया। तो जब जाके मेरे पास ये सिग्नल आया और कन्वेयर रीसेट हो गया। अगर यहाँ पे भी अब मैं नेगेटिव एज रख दूं तो बॉक्स मेरा पहले ही रुक जाना चाहिए। अब देख लेते हैं इसको। कन्वेयर सेट हो गई है और कन्वेयर रीसेट हो गया। तो ये चीज सबको क्लियर है? कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से मदद मिली इसमें समझने की? यस सर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज का डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम लोग होपफुली कमिंग वर्कशॉप के अंदर टाइमर्स और काउंटर्स वगैरह ऑपरेट करके चेक करेंगे। इसके अंदर एनालॉग की एग्जांपल्स हैं, और इसके अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोग ये PID कंट्रोल और बाकी चीज़ें भी करवा रहे होते हैं।
आई वुड सजेस्ट कि वर्कशॉप अगली वो अटेंड करें जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको जल्दी टाइम में ज़्यादा सीखना है कि हम लोग आगे बढ़ सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक लेवल पे हैं, वो कोशिश ये करें कि कोर्स करें ताकि उनको ज़रा बेहतर मतलब इन डेप्थ नॉलेज या बेहतर नॉलेज मिल सके। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट एनालॉग पे या वो जाएंगे, मैंने कुछ बेसिक्स कोशिश तो की, काफ़ी सारे बेसिक्स करवाऊँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं और वो ठीक नहीं है। तो अभी तक का आप मुझे बता सकते हैं कि फीडबैक दे दें एक छोटा सा, ताकि वर्कशॉप को मुझे आइडिया हो कैसी रही है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगली वर्कशॉप में, वो भी आप मुझे बता दें। जी, कौन बताएगा? जुनेद और बाकी जो लोग हैं। सर आपकी जो वर्कशॉप थी काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। इसमें एक पॉइंट ये था कि आपकी सारी स्लाइडें कवर नहीं हो सकी, तो वो कवर हो जाती। जी, और ये जो वो मैंने बताया ना कि एक वर्कशॉप में और करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। जी, उसके अलावा आपकी ये वर्कशॉप तो बहुत बेहतरीन थी, जितना आपने सिखाया है वो तो काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा आपसे ये पूछना था कि आप लोगों का जो आप लोगों ने करें। ओपीसी पर स्काडा के ऊपर काम शुरू, आपने अपना कोर्स कराना शुरू किया क्या? हाँ जी, स्काडा और ओपीसी पे कोर्स चल रहा है। अच्छा, शुरू हो मतलब गया है? हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं अभी ऑनलाइन के अंदर। एक तो ये हेल्प मिलती है कि बाहर की भी आ जाते हैं, तो कुछ सऊदीया के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्काडा में एनरोल किया उन्होंने। तो होपफुली कमिंग वीक से हमारा पीएलसी का शुरू हो गया है। तो जो पीएलसी वाले हैं वही अभी पीएलसी में इंक्लूडेड है, स्काडा वाले भी। और जैसे ही पीएलसी कवर हो जाएगा फिर स्काडा स्टार्ट होगा, क्योंकि पीएलसी प्री रिक्विजिट है स्काडा के लिए। सही। तो तो मैं मेरा इरादा था आपके ओपीसी और उसकी स्काडा के लेने का। आपका आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है हमजा? ठीक है सर। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है। और ठीक है सर। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी मेरे पास 14 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग एंड तक हैं और आप लोग ने इसको सीरियस लिया है। मैं इंशाल्लाह कमिंग वर्कशॉप में जो चीजें रह गई हैं, हेलो सर। टाइमर्स, काउंटर्स और बाकी चीजें भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। कोर्सेज हेलो। के हवाले से इंफॉर्मेशन और वर्कशॉप्स के हवाले से आप हमारे से ले सकते हैं। कोर्सेज हमारे इसी तरह चल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कोर्सेज में इंटरेस्टेड है वो इस बात से बेफिक्र हैं कि यार हार्डवेयर पे काम नहीं होगा। आई बिलीव हार्डवेयर जितना दिख रहा है वो काफ़ी है। और बाकी जो है, जो स्टूडेंट्स कोर्स में लेंगे उनको बाकी हम लोग हार्डवेयर पे परफॉर्म भी करवाएंगे। शुरू में हम लोग इसी तरह क्लासेस लेंगे, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे से ले सकते हैं। तो कोई और कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है, ताकि फिर मैं इजाज़त दूँ आप लोगों से। आपने IIoT के बारे में कुछ कहा था, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें, क्या चीज़ है वो? देखें, आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंडस्ट्रियल आईओटी होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि इमर्जिंग फील्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद ये होती है कि थिंग्स आपके सेंसर होते हैं, और इंटरनेट आपका जो इंटरनेट ऑफ इंडस्ट्री जो होती है, उसमें कोई भी चीज अभी हमारी विद इन इंडस्ट्री रहती है, लिमिटेड है। ठीक है, इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं आपके पास एक्सेस नहीं होती। आपका सैप सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम है, आपकी स्काडा सिस्टम से आपका डीसीएस सिस्टम है, आपके पास कोई भी कंट्रोलर आ गया है, जो भी प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल आईओटी ये कहता है, जैसे सीमेंस की भी आईआईओटी इंडस्ट्रियल आईओटी के पीएलसीज आ गए, तो वो ये काम करते हैं कि वो सब चीजों से डेटा लेके मशीन का वो इंटरनेट पे डालते हैं। इंटरनेट पे क्या अवेलेबल होता है? क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। एक दफा जब चीज इंटरनेट पे एक क्लाउड पे चली जाती है, उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और जब इंफॉर्मेशन आती रहती है तो आप उस पर डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन बेस घर बैठे चाहिए होती है, और विजुअलाइज फॉर्म में चाहिए होती है, और उसका कितनी हुई थी परसों, कितनी हुई थी, और आगे अगले आने वाले दिनों में कितनी होगी। अच्छा, ओके। और सर इसका कोर्स वगैरह भी तो आप करा रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स और वो यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली होम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और उससे लिमिटेड है। इंडस्ट्रियल आईओटी का बैच हमारा ये अभी ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बताया स्टार्ट करने लगे थे, पर कुछ इश्यूज आ गए। ये जो सिचुएशन हो गई थी, तो इंडस्ट्रियल आईओटी का बैच हमारा इंशाल्लाह भी स्टार्ट होगा। तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं उसके लिए भी। में आपसे मुलाकात होगी, और जो कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो वो डेफिनेटली लें, बेफिक्र होके कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। पीएलसी, इंडस्ट्रियल आईओटी हो, आईओटी है, स्काडा हो, कोई भी कोर्स है,
तो हमारे पास PLCs भी डिफरेंट है, लेट्स से अभी सीमेंस चल रहा है, हम लोग डेल्टा का हार्डवेयर भी है, और जिनको एलएम ब्रैडले में भी करना है उनके लिए अलग से भी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अवेलेबल है। तो आप लोग ये चीज़ करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी को चाहिए वो आप मार्च से ले सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स